Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir. This is video lecture number 20 for the class 12th. हम जो डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एमाइंस मींस एरोमेटिक एमाइंस। और वीडियो लेक्चर नंबर 19 में प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बताया कि एनिलीन और एनिलीन से रिलेटेड कंपाउंड्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और फिर मैंने आपको एसिटाइलेशन प्रोडक्शन ऑफ NH2 ग्रुप भी सिखाया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे और आज के रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है नाइट्रेशन क्या होता है। तो आज की रिएक्शन जो है प्यारे बच्चों वो है नाइट्रेशन के बारे में। आपको पता है नाइट्रेशन में क्या किया जाता है, आपका जो रिएक्टेंट होता है उसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे आपका नाइट्रो डेरिवेटिव बनता है। मतलब क्या है, मान लो आप कोई भी रिएक्टेंट लेते हो, हालांकि यहाँ पे हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो एनिलीन लेंगे, उसको आप क्या करते हो काम, आप उसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, ये चीज़ें 11th क्लास में आपने क्लियर की होगी। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो कि है उसके साथ ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होता है नाइट्रेशन होती है और वहाँ पे आपका नाइट्रो डेरिवेटिव बनता है, नाइट्रो डेरिवेटिव आपका बनता है। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, वो है NO2 पॉजिटिव जिसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। तो नाइट्रोनियम आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा और रिएक्टेंट हमारा जो यहाँ पे होगा, सिंस हम एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं, वो हमारा एनिलीन होगा। तो एनिलीन की हम नाइट्रेशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँ। देखो क्या होता है, मैं सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मान लो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ये मान लो हमारा एनिलीन है। देखिए प्यारे बच्चों, एनिलीन में यूजुअली जब आप रिएक्शन करते हो, ऑफ कोर्स नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, HNO3 और H2SO4 की जब प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन करते हो, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो यहाँ पे है 288 केल्विन के अराउंड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो बनता है, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट जो आपको बनता है वो ये बनता है आपका NH2। देखो 3 प्रोडक्ट्स देखे गए यहाँ पे बनते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, आराम से समझ लेना। 3 प्रोडक्ट्स जो दिए गए हैं जो बनते हैं इस रिएक्शन में, वो देखा गया है कि पैरा प्रोडक्ट जो है, ऑफ कोर्स NO2 ग्रुप एंटर हो जाएगा, ऑर्थो, और यहां पे देखा गया है कभी कभार मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। हालांकि मेटा बनना नहीं चाहिए, बिकॉज NH2 ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये चीज आपको पता है। एंड आप देखोगे यहां पे दैट ये तो मेजर बनेगा ही, ठीक है ना, ये तो मेजर बनेगा ही, ये तो बहुत कम बनता है माइनर, ठीक है ना, पैरा आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन इसकी भी अप्रिशिएबल परसेंटेज बनती है। ऐसा क्यों है, ये तो बनना ही नहीं चाहिए, इसकी भी अप्रिशिएबल परसेंटेज बनती है, नियर अबाउट 40% से ज्यादा बनता है, नियर अबाउट। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों है, देखो क्यों, मैं पहले आपको बता दूं। पहले मैं आपको बताऊं NO2 ग्रुप क्रिएट कैसे होता है। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में होता क्या है, देखिए यहां पे क्या होता है, HNO3 का स्ट्रक्चर ये होता है प्यारे बच्चों, ये HNO3 होता है और जो ही ये एसिड के प्रेजेंस में आता है H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 क्या देता है H+ और HSO4-, ये ध्यान दे,
ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड, इसलिए प्रोटोनेशन जो होती है इस लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है जिस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हुआ, देखो यहाँ पे H+ हुआ तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे वाटर माइनस का एलिमिनेट होता है और यहाँ पे बचा N और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, देखो एक तो ऐसे होता है दूसरा ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको आप सीधे ही लिखते हो कि आपका बन गया NO2+ एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, इसको प्यारे बच्चों नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। तो नाइट्रेशन के केस में नाइट्रोनियम आयन ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। चलो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो समझाया मैंने, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है पिछले क्लासेस में, 11th क्लास में, ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रोफाइल तो नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो गया, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो कैसे हो गया। अब देखो अटैक क्या होगा, मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 19 में सिखाया दैट नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एनिलीन में, वो कैसे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। और दूसरी बात, पैरा आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज आर्थो पोजीशन पे यूजुअली स्टीरिक हिंड्रेंस आता है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। यानी कि कहना यह है मुझे, जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हो, ध्यान रखिए, जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो आपको बेसिकली तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप समझ लेते चलो सर ठीक है, पैरा और आर्थो का तो हमें कोई चक्कर है नहीं, चलो ये तो वैसे भी बनते हैं और बनने चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये आर्थो है ये पैरा है। सर मेटा क्यों बना, मेटा तो नहीं बनना चाहिए। देखो मैं पहले आपको बताता हूं मेटा कैसे बना। एनिलीन क्या करता है काम, एनिलीन का स्ट्रक्चर मैं फिर से बनाऊंगा, ये एनिलीन है, ठीक है, आपको पता है मीडियम काफी एसिडिक है, तो ये एसिडिक मीडियम है, देखो ये मीडियम जो है एसिडिक है, तो इस एसिडिक मीडियम की वजह से यानी कि कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की वजह से H+ तो सिस्टम में होगे ही होगे, जाहिर सी बात है, when the medium is acidic H+ ions are already there। कभी कभार क्या होता है, ये एनिलीन जो है ये नाइट्रोजन ऑफ पे जो लोन पेयर होती है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देती है, और ये प्रोटॉन जब एक्सेप्ट किया तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे इस नाइट्रोजन पे अब 3 हाइड्रोजन आते हैं, NH2 के बजाय NH3 अब इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। इस आयन को कहते हैं एनिलीनियम आयन, इस बात को याद रखना, इस बात को कहना इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एनिलीनियम आयन। इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर खाली एनिलीन होता तो वहां पे आर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होती और आपका ये डेरिवेटिव बन जाता, लेकिन कंडीशन ये है कभी कभार ये प्रोटोनेशन होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो बनता है वो एनिलीनियम आयन बनता है, और एनिलीनियम आयन में जो NH3+ है, देखो अब तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है नहीं, वो तो चली गई, ठीक है ना, वो तो तेल लेने चली गई, इसको हो गया सीधे मौत, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो तो खत्म हो गई, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये ग्रुप क्या बन गया, ये अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, यानी कि यहाँ पे अब एक्टिवेटिंग नहीं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। देखिए NH3 में जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह आएंगे, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप देखोगे, चेक करना यहाँ पे, देखिए चलो मैं आप सीधे ही बताता हूँ, ये आपको पता होगा। NH3 की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ पे इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, आराम से बन जाएंगे, लेकिन मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे आर्थो एंड पैरा पोजीशन के बजाय कंपैरेटिवली यहाँ पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा होगी। अब अगर आप उस कंडीशन में नाइट्रेशन कर रहे हो तो बताइए नाइट्रोनियम जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे जाएगा, तो उसके केस में वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके केस में वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव प्यारे बच्चों नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वो वहां पे मेटा डेरिवेटिव बनता है। तो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्यों होती है, इसका रीजन ये है दैट एसिडिक मीडियम की वजह से, मेटा तो ऐसे बनना नहीं चाहिए था लेकिन बना, तो क्यों बना, बिकॉज एसिडिक मीडियम की वजह से
प्रोटोनेशन होता है नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है एनिलीन में, तो उस वजह से एनिलीनियम आयन क्रिएट हो जाता है जिसका NH3+ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और उस डीएक्टिवेटिंग की ग्रुप की वजह से ये ग्रुप क्या बनता है, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर नहीं बल्कि मेटा डायरेक्टर बनता है। अब ध्यान दे एक बात, ध्यान में रखे एक बात, वो क्या है, वो ये है दैट एक्चुअली वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आर्थो पैरा तो समझ आया होगा, वो तो बनने ही है, उसमें पैरा मेजर बनता है, आर्थो कम बनता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, लेकिन एप्रिशिएबल अमाउंट जो मेटा डायरेक्टर बनता है वो भी इसीलिए बनता है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो क्या है मसला, क्या है सर, चलिए ये तो समझ आ गया, चलिए सर ये तो समझ आ गया, आर्थो पैरा डायरेक्टर से तो हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मेटा क्यों बनना चाहिए था ये थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये समझा दिया आपने, ठीक है। तो दिस इज पैरानाइट्रोएनिलीन, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन एंड दिस इज मेटानाइट्रोएनिलीन, सबको समझ आ गया? अब सर अगर हमें मिक्सचर ना चाहिए, अगर हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, मिक्सचर नहीं चाहिए हमें, तो हमें क्या चाहिए, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर से वही कहानी आ गई, फिर आपको एनिलीन में NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब इसकी रिएक्टिविटी आप डिक्रीज करोगे ना प्यारे बच्चों, तो वहां पे आपका जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो मानो ही बनेगा और वो पैरा ही बनता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, एसिटाइलेशन करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस होल, ये करते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, यही है ना। तो पायरिडीन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाना चाहोगे तो कर सकते हो, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे प्यारे बच्चों, तो होगा क्या सर, होगा ये कि NH2 ग्रुप पे एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा। वो कैसे होगा वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया, समझस दिवन प्लस क्या बनी, कुछ क्या बनी, ताकि बनी ये, अब NHC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, ये एसिटाइल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी एक्टिविटी जो है इस ग्रुप की वो इस ग्रुप से कम है, मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में। अब होगा क्या यहाँ पे, अब होगा यूं, अब आप इसकी रिएक्शन करो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ, यानी कि आप नाइट्रेशन कर लो, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। तो ये क्या देगा सर, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा सर, वो NO2 पॉजिटिव होगा, नाइट्रोनियम आयन। तो वो सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, वो सीधा जाएगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, वो कहां पे गया सर, NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे जाएगा। लेकिन अब आपको ये जो प्रोटेक्शन की थी, आपने एसिटाइलेशन जो की थी, ये आपने हटानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, सिंपल सी बात है। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक करे या बेसिक करे, तो वहां पे आपका क्या बनेगा, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, चलो मैंने बेंजीन रिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड सीधे दिखाई, तो CH3CO OH बाहर चला जाएगा और NH2 ग्रुप वापस आएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बना वो मोनो डेरिवेटिव बना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना, और ये आपका प्रोडक्ट है पैरानाइट्रोएनिलीन। तो मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर आपने एनिलीन की नाइट्रेशन करेंगे तो वहां पे बेसिकली मिक्सचर जो बनता है आर्थो भी, मेटा भी और पैरा भी। सर आर्थो और मेटा उनका बनना तो हक है, मेटा क्यों बना उसके लिए मैंने कहा एसिडिक मीडियम की वजह से नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एनिलीनियम आयन बनती है। एनिलीनियम आयन में NH3+ जो ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो मेटा पे उस टाइम ज्यादा होगी, इसीलिए नाइट्रो ग्रुप उस टाइम मेटा पोजीशन पे जाएगा, इसलिए उसका भी ठीक ठाक अमाउंट बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? मिक्सचर में आर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। उसके बाद सर अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाना हो, मोनो नाइट्रो एनिलीन बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वही प्रोसेस करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी कम करेंगे, यानी कि वी डू द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में उसके बाद नाइट्रेशन करके फिर हाइड्रोलिसिस करके आपका एमाइड से आपका एमाइन ग्रुप जो है वो वापस रेस्टोर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। उसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइन्स। एरोमेटिक एमाइन्स में सबसे
सिंपलेस्ट एमाइन जो है वो है एनिलीन, तो हम आपको उसी पे रिएक्शंस दिखा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी उसी के बारे में लिखा गया है और आपको उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है। तो आ जाइए अब सल्फोनेशन पे आते हैं। चलिए सल्फोनेशन में लिखता हूं यहाँ पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन भी क्या है सर? ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए देखिए क्या किया जाता है सल्फोनेशन में। हम क्या करते हैं काम सल्फोनेशन में एनिलीन लेंगे, बिकॉज एनिलीन की बात कर रहे हैं। इसको आप ट्रीट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, बिकॉज आपको सल्फोनेशन करनी है। तो यहां पे क्या होगा, H2SO4 जो होता है ये देता है H प्लस एंड HSO4 माइनस, ऐसे। तो यहां पे क्या होगा, देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिखाया गया है, वहां पे रिएक्शन ऐसे दिखाई गई है। NH2 ऑलरेडी था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर थी, तो वो यहाँ से H खींच के NH3 बनाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको साइड में HSO4 नेगेटिव बैलेंस करने के लिए रहता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन भी आप इसको कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन पे आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? एनिलीनियम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया है कि इसको हीट कीजिए। इसको क्या कीजिए प्यारे बच्चों? हीट कीजिए 553 से लेके 573 केल्विन टेम्परेचर तक। आपको याद नहीं रहेगा टेम्परेचर, याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो हीटिंग। और वहां पे बताया गया है कि हीटिंग की वजह से क्या होता है, हीटिंग की वजह से एलिमिनेट हो जाता है वाटर का मॉलिक्यूल और साथ साथ में इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। वहां पे ऐसे दिया गया है और रीअरेंजमेंट से क्या होता है, वहां से आपका ये प्रोडक्ट बनता है। देखिए NH2SO3H, ये प्रोडक्ट देखिए। और इस प्रोडक्ट का नाम दिया गया है पैरा एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको एक और नाम दिया गया है सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड भी इसको डायरेक्टली कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि आपकी बुक में ये भी ऐसा दिखा गया है, बिकॉज ये एसिडिक ग्रुप है और NH2 पे लोन पेयर अवेलेबल रहती है, तो यहाँ से प्रोटॉन देगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी दिखाया गया है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, यानी कि जब ये प्रोटॉन देगा तो SO3 नेगेटिव बनेगा, वो प्रोटॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इस आयन को कहा गया है जिविटर आयन, इसको कहते हैं जिविटर आयन। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, जब हम प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो अगर एक ही कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी हो और बेसिक ग्रुप भी हो तो वो आपस में इंटरनल H+ का ट्रांसफर करके जिविटर, इसको जिविटर आयन कहते हैं, जिविटर आयन स्ट्रक्चर। बायोमोलिक्यूल्स में आप इस चीज का जिक्र करोगे। आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन ऐसे दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल बात देखेंगे ना तो ये रिएक्शन ऐसे होती नहीं है। इसमें सिंस आपने मोनोडेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया पैरा एमाइनो, आपने आर तो बनाया नहीं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली आप एसिटाइलेशन करते हैं। तो उन्होंने तो डायरेक्ट रिलेशन दिया है ऐसे, तो अगर आपको कभी ऐसे रिएक्शन दी गई है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी को तो एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, बोर्ड हो या यूजुअली कॉम्पिटेटिव हो। कॉम्पिटेटिव का थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एक्स्ट्रा भी आ सकता है, लेकिन बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाता है एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। लेकिन अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, ये कि होता क्या है, पहले देखो क्या होता है। पहले एनिलीन, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा ऐसे डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
ये रहा NH2 ग्रुप। प्यारे बच्चों, इसकी पहले क्या की जाती है, एसिटाइलेशन। किसके साथ करोगे, CH3CO होल 2O, ये हो गया एसिटाइल एसिटिक एनहाइड्राइड। किस प्रेजेंस में करोगे, पायरिडीन की प्रेजेंस में करोगे। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो लेक्चर नंबर 19 देखें, मैंने एसिटाइलेशन का प्रोसेस जो है अच्छे से समझाया है। तो वहां पे क्या होगा, देखिए वहां पे ये होगा, अब NHC डबल बॉन्ड OCH3 ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इस एमाइन ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बिकॉज आपने ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। और आर्थो पोजीशन पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप इसकी रिएक्शन करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सपोज H2SO4। अब आप कहोगे सर H2SO4 जो है बेसिकली ये ग्रुप कैसा आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा आता है, चलो मैं ऊपर दिखाता हूं। देखिए ये ग्रुप आता कैसे है, चेक कीजिए। बेसिकली यहां पे आपको लेने हैं H2SO4 के दो मॉलिक्यूल। देखिए H2SO4 के आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं, H2SO4 प्लस H2SO4। इसको ऐसे भी कह सकते हैं H4S2O7। हालांकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, इसको ओलियम भी कहते हैं। H2S2O7 निकलते हैं वहां पे, H2S2O7। देखो 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 H2S2O7, देखो हाइड्रोजन कितने, दो। फिलहाल ये दो मैंने यहाँ पे लिखे। सल्फर कितने, 1 and 1 2। ऑक्सीजन कितने टोटल, 4 and 4 8, लेकिन मैंने 7 लिखे तो एक ऑक्सीजन कम होगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम ओलियम। इसको प्यारे बच्चों ओलियम कहते हैं। ये ओलियम ही बेसिकली आपको क्या देता है, ये आपको ये दे देता है एज इलेक्ट्रोफाइल। ये निकलता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। फिलहाल तो मैंने ऐसे डायरेक्टली दिखाया, देखो अब कैसे निकलता है। आपको पता है क्या मैं H2SO4 ऐसे लिख सकता हूं, H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब दूसरा H2SO4 जो है, मान लो इसने दिया H प्लस, बिकॉज ये H प्लस देता है और HSO4 माइनस देता है। देखिए अब इस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये इस पे एक्सेप्ट करता है ऐसे। तो बनता क्या है, देखो यहाँ पे ये बनेगा HOS डबल बॉन्ड OH, एक H था, यहाँ से एक H खींचा तो बन गया OH2। इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या हुआ, वाटर का सर एलिमिनेशन हो गया। बना क्या, देखो S डबल बॉन्ड O और यहाँ से H है, S डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH है। सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इसी को आप कैसे लिखते हो, S एक है, ऑक्सीजन 1 2 3 हो गया 3, और इसके साथ H है और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। सबको क्लियर हुआ। तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ से, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकता हूं कि ओलियम की प्रेजेंस में H2S2O7 सीधे सीधे दिखाना है आपको ऐसे, या आप दिखा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो दिखाना नहीं होता आप दो मॉलिक्यूल है या तीन मॉलिक्यूल है, वो ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस H2SO4। तो ट्वाइस H2SO4 ही क्या देगा आपको, SO3H इलेक्ट्रोफाइल देगा सर। ये ध्यान में रखें। अब जाहिर सी बात है, आर्थो पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस है, जाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, पैरा पे जाएगा। तो जब पैरा पे अटैक करता है तो हम ऐसे दिखाएंगे, पैरा पे आप इस ग्रुप को डाल दो SO3H सीधे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा NHC डबल बॉन्ड OCH3। चलो ये तो समझ आएगा ना ऊपर मैकेनिज्म की, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। वेरी गुड, तो इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ। अब जब ये बना, अब इसमें तो एसिटाइल ग्रुप है, ये तो एमाइड ग्रुप है, आपको तो एमाइन चाहिए। तो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस कीजिए। हाइड्रोलिसिस या तो आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो या तो बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको सिखाया। तो आपका NH ग्रुप NHCOCH3 ग्रुप जो है वो NH2 में चेंज होगा
और SO3H यहाँ पे और यहाँ पे -CH3CO और OH का एलिमिनेशन होगा, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा और आपका पैरा एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा जो कि जिगेटर आयन फॉर्म में भी रहता है। सबको क्लियर हो गया? तो इसका मैकेनिज्म ऐसे है, बेसिकली आप एनिलीन की पहले प्रोटेक्शन करोगे, एसिटाइलेशन करोगे और एसिटाइलेशन की वजह से वहां पे एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा और उसमें रिएक्टिविटी इस ग्रुप की अब कम होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी। मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो एसिटाइल डेरिवेटिव आपका बनेगा उसकी प्यारे बच्चों आप हाइड्रोलिसिस करके आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सल्फोनेशन भी खत्म होगा इसके साथ। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, वो मैं यहां पे लिखूंगा, नोट एनिलीन जो है डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट्स alkylation and acylation reaction। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप्स है, लेकिन एनिलीन वो नहीं दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार डाल देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता है? देखिए क्यों नहीं दिखाता है, बिकॉज जब आप एनिलीन लेते हो ना, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में क्या करते हो, देखो फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में मान लो हम एनिलीन को क्या करते हैं, चेक कीजिए, ये एनिलीन है, ये NH2 है, मान लो आप इसकी क्या करोगे काम, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन करोगे। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, बेसिकली हम रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक लेविस एसिड लेते हैं, मान लो AlCl3 एंड ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चक्कर क्या है, ये क्यों नहीं करेगा। और फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन में क्या करते हैं, वहां पे भी AlCl3 के साथ ही करेंगे, कोई लेविस एसिड लेते हैं और वहां पे एसिड क्लोराइड लेते हैं या एसिटाइल लेते हैं या हाइड्राइड लेते हैं। ठीक है ना, आप ये चीजें बेसिक्स है बच्चों, क्लियर हो जानी चाहिए पहले ही। इसको आप कहते हो फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स, दिस इज FC अल्काइलेशन एंड दिस इज ये है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और ये है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अगर होना है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये क्या करता है, जो ही ये लेविस एसिड को देखता है ना, जो ही ये लेविस एसिड को देखता है तो ये इसके साथ ये डोनेट कर देता है। अब आप अल्काइलेशन पढ़ रहे हो या एसाइलेशन पढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है, देखो उसकी वजह से क्या बनता है, जब नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर ही डोनेट कर दी लेविस एसिड को, बनेगा क्या, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है उसने लोन पेयर डोनेट की। NH2 किसके साथ ही, AlCl, तो AlCl3 सिंस इसने एक्सेप्ट की तो इस पे नेगेटिव चढ़ेगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसा केस होगा, दोनों के केस में ऐसा ही होगा। तो ये जो यहाँ पे बनता है ना, बेसिकली प्यारे बच्चों, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, ये साल्ट बनता है, इसको आप अडक्ट भी कह सकते हो, अडक्ट। तो ये अडक्ट जो है ये क्या करता है काम, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड ही नहीं हो रहा है, यानी कि आप इस अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, हम इसका यहाँ पे एक्टिवेटिंग नेचर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेसिकली जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, वहां पे बेसिकली मेन मकसद क्या था, इसका एक्टिवेटिंग नेचर इस्तेमाल करके सब्स्टिट्यूशन की जाए। लेकिन जो ही आपने इसको दे दिया, इस पे पॉजिटिव चढ़ गया। जब इस पे पॉजिटिव चढ़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, NH2 की जगह जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर तो खत्म हो गई, लॉस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर के खत्म होने से ये ग्रुप क्या बनता है, ये साल्ट बन गया, ये साल्ट आगे रिएक्शन ही नहीं करता। तो अगर आपको पूछा जाए दैट एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता, आप उसका जवाब ये दे देना, बिकॉज एनिलीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होती है वो लेविस एसिड के साथ कंबाइन होकर कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट बना देती है।
तो बाकी जो प्रोडक्ट बनाना है वो अवेलेबल ही नहीं रहता, उसके लिए कंडीशन ही नहीं रहती, तो ना ही ये फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन दिखाएगा, ना ही ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दिखाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। नाइट्रेशन भी दिखाएगा, सल्फोनेशन भी दिखाएगा, हेलोजिनेशन में मैंने ब्रोमिनेशन आपको पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 20, और इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइन्स जो है वो कंप्लीट होता है अच्छे से। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 21 होगा उसमें हम डायजोनियम साल्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। बस अब हम कंक्लूजन में है, 1 2 3 लेक्चर्स और हमारा ये चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह डायजोनियम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और बिफोर कि मैं आपको वो वीडियो लेक्चर अपलोड करूं आपके लिए, मैं चाहता हूं कि डायजोनियम क्लोराइड के रिलेटेड मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पहले आपको बताए कैसे बनते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप पढ़ के आ जाए। तो मिलते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 21 में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।